हार जीत तो हर खेल का हिस्सा होती है, लेकिन कुछ ऐसे एथलीट्स भी मौजूद हैं जो जीतने की ख्वाहिश में तमाम रूल्स नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन फिनिश लाइन पार करने या पोडियम पर चढ़ने के बाद भी ऑडियंस में से किसी भी एक बंदे की पैनी निगाह जैसी चीज़ भी अक्सर उनकी पोल खोल देती है। तो चलिए जानते हैं चीटिंग करते हुए पकड़े जाने वाले कुछ ऐसे एथलीट्स के बारे में जो आपको हैरान कर देंगे। सबसे पहले ऐसी हैरानकुन वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उर्दू काउंटडाउन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। रोज़ी रोयज़। अगर आप डिक्शनरी का मतलब ढूंढें तो मुश्किल नहीं कि बगल में रोज़ी रोयज़ का चेहरा नज़र आए। 1980 में बोस्टन मैराथन जीतने के बाद ये एथलीट रातों रात मशहूर हो गई। तीसरे सबसे कम वक्त में रेस पूरा करने का लेडीज़ रिकॉर्ड बनाने वाली ये एथलीट को पहले कभी कोई नहीं जानता था, लेकिन इसकी जीत के बाद जल्द ही उंगलियां उठना शुरू हो गईं। 70 डिग्री के दर्जा हरारत में 26 मील की रेस इतने कम वक्त में पूरी करने के बाद रोज़ी को काफ़ी थक जाना चाहिए था, लेकिन रोज़ी एकदम चुस्त और फुर्तीली नज़र आ रही थी, जिसकी वजह से सवाल उठने शुरू हो गए। क्या उन्होंने स्टेरॉइड्स ले रखे थे या ये किसी ख़ास किस्म की ट्रेनिंग का कमाल था? कई दिनों तक कन्फ्यूजन इसी तरह चलता रहा और फिर कुछ गवाहों ने सामने आकर बयान दिया कि रोज़ी ने फिनिश लाइन से बस 1 किलोमीटर पहले ही रेस के बीच में ज्वाइन किया। आगे जांच की गई तो पता चला कि कुछ लोगों ने तो इन्हें रेस के दौरान मेट्रो की सवारी करते हुए देखा था। अलबत्ता रोज़ी ने इन दोनों ही इल्ज़ामात का इतराज़ किया, पर उनके खिलाफ इतने सबूत इकट्ठा हो चुके थे कि उनका खिताब और रिकॉर्ड दोनों ही जब्त कर दिए गए। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी भाई कि रोज़ी ने बड़ी ही कमाल की ट्रेनिंग कर रखी थी। डूइट हॉवर्ड। चीटिंग में अक्सर हिम्मत की भी ज़रूरत पड़ती है, और अगर बात करें डूइट हॉवर्ड के मामले में तो फिर ज़रूरत होती है चिपचिपी गेंद की। 2016 में हॉवर्ड NBA लेवल पर ह्यूस्टन रॉकेट्स के लिए बास्केटबॉल खेला करते थे। एक बार रॉकेट्स बनाम एटलांटिक हॉक्स के मैच के दौरान एम्पायर ने नोट किया कि हॉवर्ड के छूने के बाद गेंद कुछ चिपी चिपी सी लग रही थी। NBA रूल्स के मुताबिक खेल के मैदान में बाहरी चीज़ें ले जाना मना था, जबकि वहाँ स्टिकन ग्लू का एक स्प्रे कैन एकदम खुले में पड़ा हुआ था। किसी ज़माने में खिलाड़ी इसे गेंद पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए यूज़ किया करते थे, पर 1981 में इसे बैन कर दिया गया था। किसी एक खिलाड़ी को सज़ा देने की बजाय दोनों टीम्स को वार्निंग करके मैच फिर से शुरू कराया गया, लेकिन गेम के बाद हॉवर्ड ने बताया कि उसके पीछे उन्हीं का हाथ था। पर यह बात यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने ये भी बताया कि मैं पहले भी सारे मैचेस में स्टिकन ग्लू का इस्तेमाल करते आया हूँ। शुक्र है बात यूं ही हंसी मजाक में आ गई और चली भी गई और हॉवर्ड पर कोई भी चार्ज नहीं लगा, वरना इनका सच में ग्लू निकल जाता। ओलंपिक के बैडमिंटन खेल में चीटिंग की बात की जाए तो दिमाग में सबसे पहले बैडमिंटन का ख्याल नहीं आता होगा, पर साल 2012 लंदन ओलंपिक्स के दौरान जानबूझकर मैच हारना कई टीमों के लिए जीत की तरकीब का एक अहम हिस्सा बन गया था। इस ओलंपिक में राउंड रॉबिन सिस्टम यूज़ होता था, यानी हर टीम का हर टीम से भिड़ना तय रहता था। पिछले मैच के नतीजों के हिसाब से ये तय होता था कि कौन सी टीम किससे मुकाबला करेगी। इस सब में ये भी ध्यान दिया जाता था कि आपस में भिड़ने वाली टीम्स की काबिलियत भी एक जैसी हो, यानी एक सोची समझी प्लानिंग के तहत गिने चुने मैच हार कर कोई टीम ये डिसाइड कर सकती थी कि नॉकआउट स्टेज में उसका मुकाबला किस कमज़ोर टीम के साथ होगा, ताकि जीतने के चांसेस बढ़ जाएं। चाइनीज़ खिलाड़ी वांग श्यूली और यू योंग ने वुमेन डबल टूर्नामेंट में इसी तरकीब का फ़ायदा उठाने की कोशिश की, और मज़े की बात तो ये है कि सामने वाली कोरियन टीम भी ठीक इसी तरकीब के तहत काम कर रही थी। जब दोनों टीम्स आमने सामने आईं तो ऐसा वाहियात बैडमिंटन मैच हुआ जिसने दुनिया को बोर करके रख दिया। आप पूछेंगे आखिर कितना बोर किया होगा, तो जान लीजिए पहली गेम्स की सबसे लंबी रैली 4 स्ट्रोक्स की थी। खेल देखकर टीम की लापरवाही और गलतियां साफ नज़र आ रही थीं, और वापसी जाते वक्त इन्हें फैंस की काफ़ी नाराज़गी भी देखना पड़ी। मामला और ज़्यादा बदतर तब हुआ जब एक दूसरी कोरियन और इंडोनेशियन टीम के मैच में भी ठीक ऐसे ही नज़ारे देखने को मिले। इन चारों टीम्स का मकसद एकदम सेम था और ये साजिश काफ़ी साफ साफ नज़र आ रही थी। इन चारों टीम्स पर जानबूझकर मैच के नतीजों से छेड़छाड़ करने का इल्ज़ाम लगा और सज़ा के तौर पर इन्हें बचे हुए टूर्नामेंट से बेदखल कर दिया। उम्मीद है इस वाक़ये से आगे के लिए इन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। टोनिया हार्डिंग। 1994 में रिंग में हुए ड्रामे की वजह से फिगर स्केटिंग की दुनिया जैसे कि एक सर्कस में बदल गई थी। US फिगर स्केटिंग चैंपियनशिप से एक दिन पहले उस वक्त की चैंपियन नैन्सी कैरिगन कैमरे की नज़र में मिशिगन के कोको अरीना में स्केटिंग प्रैक्टिस कर रही थी। तभी एक आदमी ने आकर उन पर लाठी से ज़ोरदार हमला किया और वो ज़मीन पर गिरकर करहाने लगी। नैन्सी को गहरी चोट आई थी, जिसकी वजह से वो मुकाबले में हिस्सा नहीं ले पाई। उसकी जगह उनकी मुखालिफ खिलाड़ी टोनिया हार्डिंग ने पहली पोजीशन हासिल की। दोनों को इस साल की विंटर ओलंपिक स्केटिंग टीम के लिए चुन लिया गया था।
लेकिन जल्द पुलिस को पता चल गया था कि ये किस आदमी ने नैन्सी पर हमला कराने के लिए सिपारी दी थी। मामला पूरा खुला तो टोनिया हार्डिंग के शोहर और उनके पुराने बॉडीगार्ड को कसूरवार पाया। दोनों ने मिलकर इस आदमी से नैन्सी पर हमला करवाया था ताकि आने वाले मुकाबलों में टोनिया हार्डिंग की जीत पक्की हो सके। टोनिया का कहना था कि वो इस साजिश का हिस्सा नहीं थी, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि उन्हें अपने शोहर की इस साजिश का पता था, लेकिन वो खामोश रहीं, जिस बाइस बाद में उनसे सारे खिताब वापस ले लिए गए। फेम के वॉन डे रिशी। एक और जहां कुछ खिलाड़ी अपने हुनर को बेहतर करने के लिए मेहनत करते हैं, वहीं कुछ और अपनी चीटिंग की महारत को तेज़ करने में लगे रहते हैं। ये कड़वा सच साल 2016 में जाहिर हुआ जब साइकिलिंग चैंपियन फेम के वॉन डे रिशी मैकेनिकल डोपिंग करते हुए पकड़ी जाने वाली दुनिया की पहली एथलीट बनी। साफ अल्फाज में कहा जाए तो उन्होंने रेस को आसान बनाने के लिए अपनी साइकिल में एक खुफिया मोटर लगा रखी थी। एक बार साइकिलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेते वक्त उन्होंने अपनी साइकिल में कोई ख़राबी आने की बात कहकर रेस के बीच में अचानक से रुक गईं। गौर से देखने पर रेस इंतजामिया को उनकी साइकिल की सीट के नीचे एक बैटरी और क्रैंकशाफ्ट में एक मोटर छुपी मिली। साइकिल के हैंडल पर लगे ब्लूटूथ स्विच के जरिए फेम के आराम से मोटर को ऑन और ऑफ कर लेती थी। इससे रेस के मुश्किल हिस्सों में पैडल मारने में थोड़ी आसानी हो जाती थी। जैसे यहाँ पर मुश्किल चढ़ाई होने के बावजूद फेम के बड़े आराम से बाकी ग्रुप से आगे निकलते हुए देखी जा सकती हैं। इस वाक़ये के बाद उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि वो बाइसाइकिल उनके दोस्त निकू वान मैडलर की है, लेकिन असूल के मुताबिक बाइक की सारी जिम्मेदारी फेम के की ही थी। 6 साल का बैन और 2000 का स्विस बैंक का लगभग 21,000 अमेरिकी डॉलर का फ़ाइन लगाने के बाद उनके सारे खिताब वापस छीन लिए गए। वक्त रहते हुए अगर वो अपने प्लान पर ब्रेक लगा लेती तो कितना अच्छा होता। क्या आप कभी किसी खेल में बेईमानी करते हुए पकड़े गए हैं? क्या आपने कभी किसी खिलाड़ी को रूल्स तोड़ते हुए देखा है? नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।